नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो कल आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक स्थिति, शिल्पकारिता आदि के बारे में पढ़ लिया है और आज मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर को देखेंगे और इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो आधारभूत संरचना है उसके बारे में भी आज देखेंगे। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की और मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या अंतर था। तो एक तरफ आप लिख लीजिए सिंधु सभ्यता और एक तरफ मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर था, ये इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बनते रहते हैं और निश्चित तौर पर आगे भी इससे प्रश्न बनते रहेंगे, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी, ये प्यारे साथियों चित्राकार थी। कैसी थी? चित्राकार। ठीक है, अगर इसमें हम ईंटों की बात करें, तो ईंटें इसमें पक्की होती थी। कैसी होती थी? पक्की। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी संरचनाएं बनी हैं वो सभी पक्की ईंटों की बनी होती थी। ठीक है, इसी तरीके से इस सभ्यता के जो भी नगर होते थे, क्या नगर, ये सभी नगर पास होते थे, पास होते थे, अर्थात आपस में जुड़े हुए होते थे। ठीक है, कैसे होते थे? जो नगर होते थे वो आपस में जुड़े हुए होते थे, यानी पास होते थे। ठीक है, यहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था थी, जल निकासी व्यवस्था बहुत ही विकसित अवस्था में थी, उन्नत अवस्था में थी, बहुत ही प्रभावशाली थी, विकसित अवस्था में थी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर प्यारे साथियों इस सभ्यता में पिछली क्लासों में भी हमने आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं और मंदिर के साक्ष्य न मिलने के कारण पुरोहितों के भी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ से मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं और मंदिरों के साक्ष्य न मिलने के कारण पुरोहितों के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति हुए हैं, एक इतिहासकार हुए, उन्होंने ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं न कहीं पुरोहित थे और वो व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम है A.L. बासम। A.L. बासम महोदय ये बताते हैं कि पुरोहित थे। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर लीजिए, यहाँ पर लिख लो कि A.L. बासम के अनुसार पुरोहित थे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखें तो इनमें अगर हम तुलना करें तो यहाँ की जो लिपि होती थी वो कैसी थी? चित्राकार थी। लेकिन यहाँ की जो लिपि थी वो कीलाक्षर थी। कैसी थी? कीलाक्षर। ठीक है, यहाँ की ईंटों की बात करें तो ईंटें कैसी थी? पक्की ईंटें थी। यहाँ पर ईंटें कैसी थी? ईंटें कच्ची थी, कच्ची। यहाँ पर नगर पास होते थे, तो यहाँ पर जो नगर होते थे, नगर दूर होते थे। ठीक, जो जल निकासी व्यवस्था थी
वो यहाँ की कैसी थी, एक विकसित अवस्था में थी, मतलब जल निकासी व्यवस्था अच्छी अवस्था में थी। और यहाँ पर कैसी थी, जल निकासी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ठीक है। यहाँ पर क्या है, मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से हमने बताया कि हाँ, पुरोहितों के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर जब मंदिरों के साक्ष्य मिले तो पुरोहितों के साक्ष्य मिले। ठीक है। तो ये कुछ अंतर रहा सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम आधारभूत संरचना की बात करें तो जो आधारभूत संरचना ये हमने आपको बताया, पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आधारभूत संरचना थी वो बहुत ही विकसित अवस्था में थी। कहीं न कहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो स्थान ऐसे थे जो बहुत ही विकसित अवस्था में थे। इनमें सबसे ज़्यादा शहरीकरण था। तो सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो की ही बात कर लें। मोहनजोदड़ो तो यहाँ की जो संरचना थी कैसी थी, बहुत ही विकसित अवस्था में थी। ठीक। यहाँ से एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य, उसे मुख्य साक्ष्य कह सकते हैं। एक वो स्नानागार मिला है। क्या मिला? स्नानागार। एक साक्ष्य मिला जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है, स्नानागार। ठीक। तो ये जो स्नानागार मिला है, ये इसकी कुछ संरचना इस तरीके से थी। ये उत्तर दिशा पड़ती है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक। जो उत्तर और दक्षिण दिशा होती थी उस दिशा में क्या होता था, सीढ़ियाँ होती थी। क्या होता था? सीढ़ियाँ उतरने के लिए, इस स्नानागार में उतरने के लिए यहाँ पर एक तालाब होता था। क्या होता था? तालाब होता था, या इसे कुंड कह सकते हैं। कुंड। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो स्नानागार था ये कहीं न कहीं धार्मिक स्नानागार था। धार्मिक स्नान के लिए यहाँ पर लोग आते थे। तो हमने आपको बताया कि उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है। और यहाँ पर एक नाली होती थी। नाली, पानी बाहर निकलने के लिए एक नाली होती थी। कहाँ पर? पश्चिम और दक्षिण दिशा के कोने पर। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य एक नाली होती थी। उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ होती थी और बीच में एक तालाब या कुंड हुआ करता था। ठीक है। ये इसकी जो लंबाई चौड़ाई अगर देखें, लंबाई यानी पूरे स्नानागार की, स्नानागार की माप, इसकी जो लंबाई होती थी, लंबाई वो 45.71 मीटर थी। कितनी थी? 45.71 मीटर। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 15.23 मीटर होती थी। कितनी? 15.23 मीटर। लेकिन अगर तालाब या कुंड की बात करें, कुंड की माप
इसकी जो लंबाई होती थी, लंबाई वो 11.88 मीटर होती थी। कितनी होती थी? 11.88 मीटर इसकी। ठीक, इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 7.01 मीटर होती थी और इसकी जो गहराई होती थी, गहराई वो 2.43 मीटर होती थी। कहने का तात्पर्य है ये लगभग 12 मीटर, ये लगभग 7 मीटर और ये 3 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक, इतनी होती थी लगभग में अगर बात करें। ठीक है, तो ये स्नानागार की कुछ माप हो गई, ये कुंड की माप हो गई। ठीक, तो यहाँ की जो कहीं न कहीं जो जल निकासी व्यवस्था थी वो भी बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। ठीक, कहीं न कहीं इस स्नानागार को, ये जो स्नानागार मिला है, इस स्नानागार को एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, इन्होंने इस स्नानागार को, प्यारे साथियों, उस समय की, कह सकते हैं उस समय यानी तत्कालीन विश्व, तत्कालीन समय का, तत्कालीन समय का एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं अद्भुत संरचना की संज्ञा दी थी या कहा था। एक अद्भुत संरचना, एक अनोखी संरचना, एक महत्वपूर्ण संरचना, स्नानागार को किसने कहा? जॉन मार्शल महोदय ने। ठीक है, यहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था थी, हमने आपको बताया कि बहुत ही उन्नत किस्म की थी, अच्छी थी। यहाँ के जो भी घर होते थे, घरों में क्या होता था, लोग आंगन भी बनाते थे और कहीं न कहीं स्नानागार सभी के घरों के आंगन में ये स्नानागार जरूर होता था और स्नानागार होने से ये निष्कर्ष निकलता है कि लोग यहाँ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते थे। स्नानागार होता था और पानी बाहर निकलने के लिए क्या होता था? नालियाँ होती थी, नालियाँ, और ये जो नालियाँ होती थी, ये जो मुख्य सड़क होती थी उसके किनारे किनारे ये नालियाँ जाती थी। ठीक, कैसे किनारे इसके किनारे जाती थी और कहीं न कहीं इसमें बीच में एक गड्ढा होता था इस तरीके से, इसे क्या कहते हैं? मलकुंड। ठीक, ये बना होता था, तो जो पानी आता था यहाँ से होकर के फिर इस तरीके से जाता था, तो जो भी गंदगी होती थी वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती थी, बाद में इसको साफ कर लिया जाता था। ठीक, तो स्वच्छता, साफ सफाई पर, स्वास्थ्य पर ये लोग विशेष ध्यान देते थे। ठीक है, यहाँ की जो सड़क व्यवस्था थी, अगर हम सड़क व्यवस्था को देखें, जो सड़क व्यवस्था जो थी वो कैसी थी? जो सड़कें होती थीं वो इस तरीके से समकोण पर काटती थीं। ये इस तरीके से सड़कें, लिख सकते हो, सड़कें समकोण पर काटती थी। यहाँ की जो मुख्य सड़क होती थी, इसकी जो चौड़ाई होती थी, वो लगभग 9.15 मीटर होती थी। कितनी होती थी? 9.15 मीटर। और इस सड़क को क्या कहा जाता था? जो मुख्य सड़क होती थी उसे कहते थे राजपथ। क्या कहते थे? राजपथ कहा करते थे। ठीक है, इस संरचना को, ये जो संरचना है, इस संरचना को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। क्या दिया गया?
ऑक्सफोर्ड सर्कस। ठीक, इसे नोट कर लो साथी, तब तक थोड़ा इंक डाल लेते हैं। इसे नाम दिया गया है ऑक्सफोर्ड सर्कस। ठीक है, इसे नोट कर लो फटाफट। नोट हो गया? तो ये हो गई आपकी सड़क व्यवस्था। ठीक, जो मुख्य सड़क होती थी उसकी चौड़ाई 9.15 मीटर होती थी, जिसे राजपथ कहते थे। ठीक, इस संरचना को क्या नाम दिया गया? ऑक्सफोर्ड सर्कस। ठीक है, इसके बाद यहाँ के जो नगर होते थे, ये नगर दो भागों में बटे होते थे। कितने भागों में? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से? एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। ठीक, या हम कह सकते हैं कि ऊपरी टीला, ये ऊपरी टीला होता था, ऊपरी टीला, और ये निचला टीला। ठीक, तो इस तरीके से जितने भी नगर होते थे ये दो हिस्सों में बटे होते थे। लेकिन एक नगर ऐसा था जो अपवाद स्वरूप है। एक नगर है, इसे अपवाद स्वरूप लिख सकते हो। एक नगर है जिसका नाम है धौलावीरा। ये जो नगर था ये तीन हिस्सों में, तीन भागों में बटा था। ठीक, कौन कौन से तीन भाग? एक तो ऊपरी टीला, मध्य टीला और निचला टीला। ठीक, इस तरीके से ये तीन हिस्सों में बटा था। और ये पूरा शहर, ये जो पूरा शहर है एक ऐसा था, ये पत्थरों से, इस यहाँ का जो निर्माण था वो पत्थरों से ज़्यादा हुआ था। पत्थरों से, या पत्थरों का लिख सकते, पत्थरों का गढ़ था। क्या था? गढ़ था। मतलब यहाँ पर पत्थर ज़्यादा थे। यहाँ के ज़्यादातर निर्माणों में पत्थरों का प्रयोग ज़्यादा किया गया। ठीक है, लेकिन इस सभ्यता में अन्य दूसरी जगहों पर ज़्यादा पत्थर दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस सभ्यता की अन्य जो भी संरचनाएं हैं लगभग पक्की ईंटों की ही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पत्थरों की मात्रा ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक, तो ये धौलावीरा की स्थिति की बात हो गई। इसके बाद ये जो धौलावीरा है, धौलावीरा ये जो स्थान था, ये कहीं न कहीं साथियों इस स्थान का, इसकी किलेबंदी थी। क्या थी? किलेबंदी थी। ठीक, किलेबंदी का मतलब ये आसपास से एक दीवार से, एक विशेष प्रकार की दीवार से ये घिरा हुआ था, इसकी सुरक्षा थी। ठीक, तो इसकी किलेबंदी थी। एक स्थान और है प्यारे साथियों जिसका नाम है लोथल। इसकी भी क्या थी? इसकी भी किलेबंदी थी। क्या थी? इसकी भी किलेबंदी थी। जो लोथल जगह पड़ती है इसकी भी क्या थी? किलेबंदी थी। ये भी एक विशेष प्रकार की दीवार से ये घिरा हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ की जो भी संरचनाएं थी, ये सारी संरचनाएं प्यारे साथियों किससे थी? पक्की ईंटों से थी। पक्की ईंटों की थी। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। वो कौन सी जगह है? कालीबंगा। यहाँ पर प्यारे साथियों कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। कैसी ईंटों का प्रयोग हुआ था? कच्ची ईंटों का। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं आपकी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ आधारभूत
ढांचा के बारे में आपने पढ़ा। तो क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कल फिर मिलेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतने रखेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।